जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर में। इसके पहले हमने NRLM के 3 वीडियो देख लिए हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। यदि इससे पहले आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले का वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि बीच से आपको पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हमारे यूट्यूब चैनल में एक सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। इसको आपको मिलेगा ग्रामीण विकास की योजनाओं के अंतर्गत ये वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने एक संगठन देखा था, उसके बारे में मैं कुछ आधा बताना भूल गया था, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। एक हमने देखा था महिला कृषक उत्पादक संगठन। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये महिलाओं का कृषि उत्पादकों का एक संगठन होगा जो गाँव की महिलाओं से सामान खरीदेगा, है ना, और उनको प्रोसेस करके कुछ उत्पाद बनाएगा और उस उत्पाद को बाज़ार में बेच देगा। उस मार्केटिंग से जो फ़ायदा होगा उसको लघु सीमांत महिलाओं को भी फ़ायदा होगा। ये सब मैंने बताया था। डिटेल में एक बार और देख लेते हैं। ये आपका गांव है, ये आपकी गांव की महिलाएं हैं, है ना, ये आपकी गांव की महिलाएं हैं। ये इनका खेत है। यहाँ इन्हें कुछ उपजाऊ करती हैं, कुछ चीज़ें उपजाऊ करती है। तो ये उपजाऊ को खरीदता कौन है? महिला कृषक उत्पाद संगठन। ठीक है, ये महिलाएं इसको खरीदती है। उन्हीं गांव का एक संगठन है, वो खरीदती हैं और इसका क्या करेंगी? उसका मार्केटिंग करेंगी। जैसे आप देखे होंगे कि बस्तर एरिया में बहुत सारा हनी वगैरह है या फिर प्राकृतिक चीज़ों से बना कुछ सामान है, वो महिलाओं संगठन द्वारा बेचा जाता है। इस प्रकार ये होती है महिला कृषि संगठन। इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। इसके द्वारा उस महिला समूह को लोन प्राप्ति से बिचौलियों से बचाया जा सकता है। मतलब यदि जो महिलाएं हैं, है ना, जो गांव की महिलाएं हैं जो कृषक काम कर रही है, उनको अगर ये महिलाएं उनका सामान नहीं खरीदती हैं तो उनको किसी से लोन लेना पड़ता, किसी जो बिचौलिया है उसे अधिक लोन देना पड़ता। ये इनसे बचाया जा सकता है। परंतु उस स्वसहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त करने से पहले कृषक उत्पादक संगठन तथा पंजीयन कराना होगा। किनको? सामुदायिक संगठन को अपना वो कराना पड़ता है, पंजीयन कराना पड़ता है कृषक उत्पाद संगठन से। ठीक है, कृषक उत्पाद संगठन में पंजीयन कराना होगा। जो भी संगठन बनाना चाहते हैं उनको और अपना माइक्रो प्लान बताना होगा कि वो क्या प्लानिंग है, वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, महिला कृषक उत्पादक संगठन इस राज्य में 7 जिलों में कार्यरत है। महिला कृषक उत्पादक संगठन जो है इस राज्य के 7 जिलों में कार्यरत है। आपको यहाँ कंफ्यूज ना हो कि पंजीयन किसको कराना है, तो पंजीयन महिला कृषक उत्पादक को कराना है, उत्पादक संगठन को कराना है। गांव की लघु सीमांत महिला को नहीं कराना है, क्योंकि इनको सामान बेचना है ना। ये बड़े स्तर पर सामान खरीदेंगी, उनको प्रोसेस करेंगी, बनाएंगी, बेचेंगे, तो इनके लिए ज़्यादा नियम कानून होगा, तो इनको पंजीयन कराना होगा। और ये हमारे राज्य के 7 जिलों में कार्यरत है। इसके माध्यम से महिला समूह या संगठन का मक्का, आमचूर, इमली, सब्जी, दलहन, तिलहन, ये सब सुगंधित चावल का उत्पादन किया जाता है। अब अभी हमने पढ़ा कि NRLM को चलाया जाना, तो इसके क्रियान्वयन के लिए कि कैसा चलेगा, कैसा इसमें कंट्रोल किया जाए, इसके लिए अलग अलग कार्य एजेंसी है। तो उसको देखते हैं। SMMI यह राज्य मिशन प्रबंधक है, ये अब राज्य स्तर पे है। उसके बाद है DMMA, ये है आपका जिला मिशन है। और उसके बाद जनपद मिशन है। 3 स्तर पे इसके मिशन की संचालक होती है, राज्य स्तर में, जिला स्तर में और जनपद स्तर में। अब कुछ योजनाएं हैं उसको देख लेते हैं। वैसे हम इसको आर्थिक सर्वेक्षण जब पढ़ेंगे उसमें भी हम आर्थिक सर्वेक्षण में सब चीज़ देखने वाले हैं। तो इसमें देख लेते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी NRLM के अंतर्गत आता है, इसके लिए हम इसको यहीं पढ़ लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई 25/9/2014 से। ये आपके उसमें दिया गया है, ये आपके जो बजट पेश किया गया और जो इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो आया है उसमें ये सब योजनाएं लिखी गई हैं, उसको हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसकी शुरुआत हुई है 25/9/2014 से। इसकी विशेषता क्या है? ग्रामीण युवा को PP मोड पर बाजार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना। देखिए, नाम से ही पता है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत हुई 25/9/2014 से। विशेषता ये है कि ग्रामीण युवाओं को PP मोड पर बाजार उन्मुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण अभ्यर्थियों में 70% युवा को रोजगार देना अनिवार्य है। जो आपके यहाँ जो
प्रशिक्षण लेते हैं उसमें से 70% को रोजगार देना अनिवार्य होता है इस योजना के अंतर्गत। अब इसमें आपका गरीब परिवार के 15 से 35 वर्ष के युवक को प्रशिक्षण दिया जाता है। ST SC 50 है, महिला 33 है, अल्पसंख्यक 15 है और विकलांग उसकी प्रशासकीय अवधि 3 अल्पसंख्यक 15 है। इसकी प्रशासकीय अवधि होती है 3 से 12 माह। 3 से 12 माह में इनको ट्रेनिंग दिया जाता है किसी कौशल योजना के अंतर्गत। ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले महिला, विकलांग, बंधुआ मजदूर की विशेषता पिछड़ी जनजाति, HIV पीड़ित, किन्नर, मैला ढोने वाला मजदूर की 15 से 45 वर्ष होगी। ठीक है, देखिए पहले तो हमने यहाँ पढ़ा है कि गरीब परिवार के लिए 15 से 35 होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा है यहाँ पे 15 से 35 होना चाहिए। लेकिन कुछ छूट यहाँ दिया गया है कि ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो महिला होंगी, विकलांग होंगे, बंधुआ मजदूर होंगे, विशेष पिछड़ी जाति के लोग, जनजाति होंगे, HIV से पीड़ित हैं, जो किन्नर है, मैला ढोने वाले हैं, है ना, इनके लिए कुछ छूट दिया गया है। इनको 15 से 45 वर्ष, इनको 10 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया है कि यदि कोई 45 वर्ष तक का भी है तो आप उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं। अब इसका वित्त पोषण देखते हैं तो इसका वित्त पोषण है सामान्य स्तर पर 60-40, मतलब केंद्र का 60% है और राज्य का 40% है। यही आप पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगे 7 सिस्टर में तो ये आपका 90-10 हो जाता है। मतलब इसमें केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% भागीदारी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में देखिए एक डाटा दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण में। उसमें लिखा गया है कि वर्तमान में 97 परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें से 74,946 युवाओं को प्रशिक्षण देने का स्वीकृत किया गया है। 97 परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना अंतर्गत वर्तमान में 97 परियोजनाएं चल रही है, उसमें से 74,976, है ना, 74,976 युवाओं को प्रशिक्षण देने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके बाद एक और योजना देखते हैं। देखिए अब इसके वित्त पोषण जैसे हिमाचल में भी आपका 9-10 है, 90-10 है, और जम्मू कश्मीर और जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 100% सरकार पैसा देती है। इसके बाद है एक कार्यक्रम है रोशनी कार्यक्रम, ये आपके उसमें दिया गया है कार्यक्रम में। तो हम रोशनी कार्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो इस योजना अंतर्गत, है ना, योजना अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की योजना अंतर्गत लागू होती है ये भी योजना, और इसकी परियोजना अवधि है 3 साल। इसकी परियोजना अवधि होती है 3 साल, परियोजना अवधि अधिकतम 3 साल, इसकी परियोजना अवधि होती है 3 साल। यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 10 जून 2013 को। इसका कार्य क्या है, नक्सल प्रभावित ST SC बाहुल्य 8 जिलों में शामिल है। महिला को 40% प्रशिक्षण दिया जाता है और ये आवासीय प्रशिक्षण होते हैं। अब इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट जानते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। अनुसूचित जाति, बहुल्य व नक्सल प्रभावित जिले के युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देना। जो आपके ST SC क्षेत्र हैं उनके युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना इसका मेन उद्देश्य है। इसके लिए आपके जिला, राज्य और राज्य के बाहर भी नियोजित किया जा सकता है। यदि ऐसा संभव है कि इनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना है तो आपको जिला, राज्य या फिर राज्य के बाहर भी इनको प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। इसमें भी आपकी लाभार्थी को 15 से 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है, युवक एवं युवतियों को। लेकिन ये केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए लागू है, हमारे सामान्य क्षेत्र के लिए लागू नहीं है। इसका लक्ष्य है कि आगामी 3 साल में 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना। आगामी 3 साल में 15,000, है ना, 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना, जिसमें 40% आपकी महिला होंगी। इस जो हम 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण देंगे में 15,000 लोगों को प्रशिक्षण देंगे उसमें 40% महिला होंगी। ठीक है, और इसके सम्मिलित जिले हैं तो 8 जिले हैं इसमें, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर। इसको ऐसा याद कर लीजिए कि बस्तर संभाग के सभी 7 जिले और एक सरगुजा संभाग के 1 जिला बलरामपुर। ठीक है, इस परियोजना में वर्तमान में 28 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। 28 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और इसमें 13,623
23 युवाओं को प्रशिक्षण देने की स्वीकृति मिली है। तो ये रहा हमारा NRLM। इसके बाद ग्रामीण विकास की और योजनाएं जो छूटी हुई हैं उसको हम बाद में एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।